हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है एसबीआई की एक रिपोर्ट की, जिसके हिसाब से जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो 2 लाख से ऑलमोस्ट 15 लाख तक पहुंच जाएगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 47 की। अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगना है इस चीज को पहुंचने में, पर पॉजिटिव साइड ये है कि भाई 15 लाख पर कैपिटा इनकम पहुंच जाएगी, मतलब एवरेज लोग। और ये कैसे प्रेडिक्ट किया गया है? जिस तरीके से अभी इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं ना, और जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। तो बेसिकली अगर हम वेटेड मीन निकाल के देखें, अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो हुई है उसके ऊपर, तो 2014 के अंदर ये 4.4 लाख हुआ करता था, जो कि अब 13 लाख पे पहुंच गया है। तो इसी ग्रोथ रेट के हिसाब से ऑलमोस्ट 50 लाख तक पहुंच जाएगा 2047 तक। मतलब एवरेज लोग 50 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब इतनी इनकम दिखाएंगे। अगर करंटली हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करके चले ना, जो रिटर्न फाइल हुई है उसमें से 64% जो लोग हैं वो 5 लाख वाले सेगमेंट के अंदर आते हैं, और धीरे धीरे ये नंबर हमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम होटल इंडस्ट्री की बात करके चले तो इनके हिसाब से 2047 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की होटल इंडस्ट्री भी हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव साइड है अगर देखा जाए, हमारा देश ग्रो करेगा तो। बाकी बहुत दूर की बात है ना, बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को सोच, पहले ही इतना लंबा क्यों सोचना है? इतनी इनकम तो हम, अगर ढंग से आप मुझे फॉलो करते हो और हम ढंग से काम करते हैं तो हम 5 साल में भी शायद जनरेट कर सकते हैं। मतलब मैं एवरेज मीन कह रहा हूँ जो हमको रेगुलर देखते हैं, पर एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। वीडियो में आगे जाने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, लाइक का बटन दबा दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, डेली वीडियोस लेके आता हूँ आपके लिए। और लाइक का बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। 1 लाख सब्सक्राइबर्स लेके जाने हैं बहुत जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी चाहिए मुझे। ठीक है, शेयर करो, कहीं फैलाओ। अपने मम्मी पापा से चैनल से सब्सक्राइब नहीं, ऐसे नहीं करता। और हमको रियल सब्सक्राइबर चाहिए, हमको नंबर्स दिखाने के लिए नहीं चाहिए। अगली खबर, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट 16% घटते हुए दिखाई दिए है, और जो इम्पोर्ट्स है वो 17% घटते हुए दिखाई दिया है। अब देखा जाए तो इम्पोर्ट ज़्यादा घटे हैं, एक्सपोर्ट कम घटे हैं, मतलब डेफिसिट इम्प्रूव हुआ है हमारा। पर दोनों नंबर्स घट रहे हैं, इसके एक बहुत बड़े रीज़न है, जो डिमांड है वो कम हो रही है इंडिया के अंदर के। इम्पोर्ट्स घटे हैं, 2 रीज़न हो सकते हैं। एक, इंडिया के अंदर डिमांड घटी है, या फिर पीएलआई की वजह से इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो गई है उन प्रोडक्ट्स की। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करके चले, इंडिया से एक्सपोर्ट्स कम हुए, इसका मतलब लोग हमारे प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाह रहे। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये जो स्लो डाउन है ये पेट्रोलियम, जेम्स, ज्वेलरी कैटेगरी के अंदर ज़्यादा आया है। तो वो जुलाई 2023 के अंदर 20.67 बिलियन डॉलर पे है, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 के जुलाई से कंपेयर करके चले तो उस टाइम पे 25.43 बिलियन डॉलर था। मतलब 5 बिलियन के आसपास इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये दिखा रही है अभी ग्लोबल इकोनॉमी उतनी सही नहीं है। तो अभी के टाइम पे डिमांड कम है मार्केट के अंदर, तो लोगों को पैसे की समझ आ रही है। अगर हम देखें, रीफर्बिश स्मार्टफोन की जो मार्केट है वो 19% बढ़ती हुई दिखाई दी है, मतलब लोग रीफर्बिश फोन ले रहे हैं। और अगर हम एवरेज सेलिंग प्राइस बात करके चले सेकेंड हैंड फोन्स की, तो वो 50% बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर फर्स्ट हाफ की बात करके चले ना, तो लोग 9,000 से 13,000 के सेकेंड हैंड फोन ले रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कैशिफाई जैसी कंपनीज है, इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब इतना पैसा अब लोग सेकेंड हैंड पे भी खर्च करने लग गए हैं। पहले लोग इतने रुपए में सोचते थे, अगर 15,000 रुपये का फ़ोन लेना है तो यार सेकेंड हैंड एम आई का को उठा लो। पर अब लोगों को ये समझ में आ रहा है 13, 14, 15 हज़ार रुपये में आपको 40,000 वाला फ़ोन मिल जाएगा, या फिर जो एक ज़माने में 60, 70 हज़ार का होता था, आज वो 2, 3 साल एज होने के बाद में आपको उतने रुपये का मिल जाएगा। कौन सा फ़ोन है आपके पास में और कितना एज है ये बताना। मेरे पास आईफोन 11 है, जो अगर मैं एज की बात करके चलूँ, और जब लॉन्च हुआ था शायद 19 में लॉन्च हुआ था, मैंने उस टाइम पे लिया था, तो अभी तक चल रहा है मेरा। और सही है, एकदम सही, मस्त कंडीशन में। 5G नहीं है, बाकी एज इन कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अब अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन 15 आने वाला है। तो आईफोन 15 इंडिया के अंदर बनेगा, सितंबर के अंदर लॉन्च होना है। कहा जा रहा है तमिलनाडु के अंदर फॉक्सकॉन अपनी प्रोडक्शन को चालू कर देगा। अगर हम बाकी मैन्युफैक्चरर्स की भी बात करके चले, जैसे कि पेगाट्रॉन हो गया, विस्ट्रॉन हो गया, टाटा ग्रुप हो गया। बेसिकली टाटा ग्रुप नहीं, विस्ट्रॉन वाली जो फैक्ट्री थी अब वो टाटा ग्रुप ने ओन कर ली है। तो वो सबके सब आईफोन 15 बनाएंगे, और ये अच्छी चीज है। अगर देखा जाए तो हैदराबाद की फॉक्सकॉन फैसिलिटी की बात करके चले तो वहां पर एयरपॉड्स बन रहे हैं। पर सारी की सारी बात ये है ना, जो भी हमारा आईफोन बन रहा है उसमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को जोड़ के मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा के हमको दिखाया जा रहा है। इंडिया में आईफोन बन गया, इंडिया में कुछ नहीं बना, यहाँ यहाँ से आया उसको जोड़ के बना दिया। क्या आप एडवांस
डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है। ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 7800 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। हम Q1 की बात कर रहे हैं खाली, ठीक है। Q1 में इतना बड़ा लॉस रिपोर्ट किया है। अब देखो ऑपरेशन से जो इनका रेवेन्यू है ना, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिए 2%। अगर पहले से कंपेयर करके चलो तो मार्च वाले क्वार्टर के अंदर ही 6400 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लॉस रिपोर्ट किया था। पिछले साल से अगर हम इसको कंपेयर करके चलते हैं तो उस टाइम पे तकरीबन 7300 का लॉस रिपोर्ट किया था। तो ये नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से अच्छा ट्रेड नहीं कर रहा वोडाफोन। लोग शेयर बेच बेच के निकल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का मर्जर बेसिकली। तो यहीं पे हमको शेयर प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दिए है। अगर हम इनके आरपू की बात करके चले तो वो 139 पे पहुंच गया है, जो कि पहले 135 पे हुआ करता था। पिछले 5 साल में 75% इन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू भी लूज करी है। अब देखो इसके अंदर एक अच्छी खबर क्या दिखा रहे हैं कि हमारे जो 4G सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले 8 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से। बाकी कुछ नहीं बढ़ा है, बाकी सबको डिक्लाइन दिखाई दिया है। 5G की तैयारियां कर रहे हैं। अभी आरपू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक बंदे से कितना पैसा कंपनी कमाती है, इसको आरपू कहा जाता है। बाय द वे इंटेलेक्चुअल इंडीज पे मेरी वीडियो आ गई है, वहां पर बहुत ही टेक्निकल बात करी है, बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। आपकी बहुत सारी फेवरेट स्टार्टअप्स के नंबर्स भी रिवील किए हैं और फ्यूचर भी बताया है कि कैसा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रहने वाला है। तो उस वीडियो को देखना और जिन्होंने देखा है नीचे कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। अगली खबर एलॉन मस्क के एक्स की है, जो कि पहले ट्विटर कहलाया जाता था। वहां पर गलत प्रैक्टिसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं एलॉन मस्क। तो उन्होंने बहुत सारी न्यूज वेबसाइट के एक्सेस को डिले कर दिया। बेसिकली वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम लगा रही है, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे रूटर्स हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पर ऐसी खबरें निकल के आ रही थी। जैसे ही खबर निकल के आई उसी टाइम ये चीज रिजॉल्व होती हुई भी दिखाई दे गई। पर ये चीज एक्सपीरियंस हो रही थी 4 अगस्त से। 4 अगस्त को एलॉन मस्क ने क्रिटिसाइज किया था न्यूयॉर्क टाइम्स को। उसके बाद में अचानक ही इनके जो लिंक्स थे ये स्लो परफॉर्म करने शुरू हो गए। और दिस इज नॉट राइट। अगर देखा जाए तो आपका प्लेटफॉर्म है, अपना कंट्रोल चला रहे हो, ये मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है। इसके ऊपर एंटी ट्रस्ट वाला सीन भी बैठ सकता है फ्यूचर के अंदर। अगली खबर कैबिनेट की है। तो कैबिनेट ने 63,000 करोड़ इलेक्ट्रिक बसेस के लिए अप्रूव कर दिए हैं। अगर देखा जाए तो इसके अंदर 169 सिटीज के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर ऑपरेट करने वाले हैं, जहां पर जो प्राइवेट प्लेयर होने वाले हैं वो 10,000 सिटी बसेस को खरीदेंगे और साथ में उसको ऑपरेट करेंगे। उनसे बिड्स मांगी गई है, पर किलोमीटर कितने रुपए की बिड करना चाहते हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपए दे रही है और बाकी जो 43,000 करोड़ रुपीज आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। हाँ, वो लोन वोन भी ले सकती है इसको फुलफिल करने के लिए। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसके स्टेक्स को बेच सकती है रिपोर्ट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट की जो डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है उसी का ये पार्ट हो सकता है। करेंटली गवर्नमेंट 86% ओन करती है इसके अंदर और रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट 11% तक शेयर्स को बेचने के लिए तैयार है। अभी एक गो के अंदर जाएगा, टुकड़े टुकड़ों के अंदर जाएगा। अभी कितने जाएगी इस पहले गो के अंदर जो न्यूज निकल के आ रही है अभी किसी को नहीं पता है। अब अगर रेलवेज की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट PLI स्कीम निकाल रही है ट्रेन कंपोनेंट मेकर्स के लिए। तो अगर आप ट्रेन के कंपोनेंट बनाओगे इंडिया के अंदर तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपना बेनिफिट देख रही है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट देख रही है कि बहुत सारी ट्रेनें लेके आनी है, वंदे भारत वगैरह वगैरह। अगर इसके सारे जो भी पार्ट्स है वो इंडिया में ही मिलने लग जाए, हमको बाहर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना करनी पड़े, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रह सकती है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट उसी के ऊपर फोकस कर रही है। अगली खबर नीदरलैंड से है। तो वो रिसेशन के अंदर चला गया है। अगर देखा जाए तो लगातार पिछले 2 क्वार्टर्स नेगेटिव इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। इनकी जो नेबरिंग कंट्रीज है फ्रांस, बेल्जियम बात करके चले तो वो पॉजिटिवली रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब इनका कहना है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो घटते हुए दिखाई दिए है, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है मतलब जो लोग हैं वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो कहीं नहीं हो रहा है, हर एक के एक्सपोर्ट्स घटे हैं, चाहे चाइना लेके चलो चाहे इंडिया लेके चलो। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 23 की जो ऑडिटेड रिजल्ट है उसको इस साल के एंड तक निकालना है। रिपोर्ट्स की अगर हम मान के चलते हैं तो 14 अगस्त को बायजूस 110 इन्वेस्टर से मिले, जहां पर उन्होंने
जो लॉन्ग टर्म बी नेगोशिएशन चल रही है उसके बारे में बात करी और ऑडिटेड रिजल्ट्स के बारे में बात करी। उन्होंने अपने सारे जो भी चैलेंजेस है उसके बारे में भी बात करी। अगर हम बायजूस के फाउंडर और सीएफओ की बात मान के चले तो उनके हिसाब से ये क्वार्टर डिफाइनिंग होने वाला है, मतलब कंपनी को डिफाइन करेगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, बर्बाद होगी, उठेगी या कुछ भी होगा। अब बहुत सारे लोग ट्रस्ट भी दिखा रहे हैं बायजूस के अंदर, जैसे मोहनदास पाई हो गए, रजनीश कुमार जी हो गए। उनका कहना है कि ये चैलेंजेस जो आ रहे हैं बिजनेस के अंदर आते रहते हैं, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि चैलेंजेस से ओवरकम करके जो इनका ये क्वार्टर है वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद सब सही होता है या नहीं होता है, टाइम बताएगा। पर अगर सब कुछ सही होगा तो लोग आपको तारीफ करते हुए दिखाई देंगे, कैसे डूबती हुई नाव को बाहर लेके आए, आओ मैं आपको बायजूस स्ट्रेटेजी सिखाता हूं। अब अगर हम एडटेक की बात कर रहे हैं तो अनअकैडमी की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने सुमित जैन को को फाउंडर स्टेटस दे दिया है। सुमित जैन 3.5 साल से कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। इन्होंने ग्राफी डिवीजन शुरू किया था अनअकैडमी के अंदर, जो कि क्रिएटर्स को मोनेटाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली हम जो क्रिएटर्स है वो अपने कोर्स वोर्स बना के बेच सकते हैं, तो ग्राफी हमको एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो कुछ परसेंटेज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। सुमित जी की बात करके चले तो इससे पहले उन्होंने कॉमन फ्लोर्स को भी को फाउंड किया था। कॉमन फ्लोर्स बिक गया था क्विकर को, तो देखा जाए तो ये अच्छी चीज है। अगली खबर मार्केट की है, तो हमको मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं है। अगर देखा जाए इंडिया से फॉरेन फंड्स बाहर जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड है वो अच्छा नहीं है। चाइना के जो रिजल्ट निकल के आए हैं, चाहे हम यूएस के रिजल्ट की बात करके चले, यूरोप के रिजल्ट की बात करके चले, सबके सब बेकार है। फिर भी मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, रिटेल इन्वेस्टर भरोसा कर रहा है। इंडियन मार्केट की भी बात करके चले तो अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन रेट भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हम रिटेल इन्फ्लेशन की भी बात करके चल रहे हैं, हम फूड इन्फ्लेशन की बात करके चल रहे हैं, ये सारे नंबर बढ़ते हुए दिखाई दिए है। और आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है। तो अगर मैं एनालिस्ट की मान के चलूं तो उनके हिसाब से मार्केट जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करी है वो इसलिए करी है, लोगों को होप है कि आरबीआई बैक कर रही है और अपना रेपो रेट आगे भी फ्यूचर में नहीं बढ़ाएगी। बाकी मेरे हिसाब से बहुत हाई है, 6.5% तो बहुत ऊपर हो ही रखा है। इससे ऊपर क्या बढ़ाओगे? अगर और बढ़ाओगे तो सारा का सारा जिम्मा जिन्होंने लोन ले रखा उनके ऊपर आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन थे। निफ्टी 50 की बात करके चले, थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, स्मॉल कैप घटता हुआ दिखाई दिया है, और मिड कैप हमको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज मैं गदर देख के आया, तो ऑलमोस्ट अभी 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है। अभी मेरी टीम को मैं भेजूंगा, एडिट करके आपको सुबह 9 बजे देगी। तो यही हो रहा है जो कई लोग कमेंट में करते हैं, यार आप रात को नहीं डालते, आप सुबह डालते हो। सुबह 9 बजे मैं इसलिए डाल रहा हूँ, इससे ना आपको कंसिस्टेंटली एक ही स्पेसिफिक टाइम पे न्यूज़ मिलेगी कि मैं कितने बजे भी कहीं पे भी गया हूँ, कुछ भी चल रहा हो। अभी ऑफिस बन रहा है तो मैं वहाँ पे भी रहता हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाता था। इस चक्कर में कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था एक स्पेसिफिक टाइम पे। न्यूज़ रोज आती थी पर एक टाइम कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। इस तरीके से मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। गदर में बात करके चले तो भाई मेरे को अपनी बेटी पे बहुत प्राउड हो रहा है। क्या एक्टिंग करती है मेरी बेटी, क्योंकि मैंने जो अमीषा पटेल की एक्टिंग देखी है, ओए होए होए होए, मेरी बेटी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। बाकी भाई पिक्चर वॉज गुड, ठीक है, मतलब एक्शन हॉल वाला एक्सपीरियंस था। बाकी ओ माई गॉड वॉज बेटर। कई लोगों की कमेंट थी ओ माई गॉड, पर मैंने कहा मैं देखना तो चाहता हूँ। हॉल वाला एक्सपीरियंस था, पर गदर 1 ज़्यादा बढ़िया थी। इसमें वो वाले ऐसे सीन नहीं है जो आप बाद में रिमेंबर करो कि ओए हुई ये हो गया था, वो हो गया था। हम पिक्चर देख के आए हैं, गाड़ी में आए हैं, हमने कोई डिस्कस नहीं करा पिक्चर के बारे में। नॉर्मली हम कुछ भी देख के आते तो डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, अगर इसमें सिचुएशन में तू होता तो क्या करते, मैं होता तो क्या करता, ऐसा ऐसा सब होते हैं। तो चलो बाय।